हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th के एग्जाम है 15 मार्च और आज हो रहा है हमारा कौन सा 12 मार्च। तो 12 मार्च 13 14 बस 2 दिन बचे, ज़्यादा नहीं बचे। तो तैयारी अभी तक आप सब अपनी कर चुके होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस ही रिक्वायरमेंट है। तो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट वे होता है सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी तक हमने अपने चैनल पे आपको क्लास 12th हिंदी कोर के 2 सेट सैम्पल पेपर सॉल्व करवा दिए। आज हम करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेट, याद रखिएगा। इसके अलावा जितना भी रिवीजन मटेरियल है आपके पढ़ने के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, सारा ही मटेरियल आपको चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिल रही है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसके वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, चलिए तो आज हम करते हैं क्लास 12th हिंदी कोड के सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 3, जिसका पेपर कोड है 023। ठीक है, 302। याद रखिएगा, उसी दिन सेम डे आपका कोर और इलेक्टिव दोनों के पेपर होते हैं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ इन पेपर कोड्स को देखिए। ठीक है, पेपर आते ही कुछ दिशा निर्देश होते हैं, जैसे कि पहले पेपर्स में भी मैं आपको दे चुकी हूँ, वैसे ही दिशा निर्देश यहाँ पर भी। देखिए क्या है, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र में कुल टोटल आपके पास 12 प्रश्न है, जो कि 3 खंडों का ख ग में विभक्त है। का खंड अपठित बोध पर आधारित है। इनमें पूछे गए प्रश्न में कोई भी विकल्प नहीं है, आपको सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है, दूसरा खंड खा हम जो है वो हमारी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है। अभिव्यक्ति और माध्यम में कोर्स सिलेबस में 6 चैप्टर आते हैं। इन 6 चैप्टर पर आधारित प्रश्न रहेंगे, इसके अलावा रचनात्मक लेखन भी। विकल्प आपके पास अंदर हर प्रश्न के साथ मौजूद है, उनको आप देखते जाइएगा। फिर उसके बाद खंड ग हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह और वितान पर आधारित है, जिनमें आपके पास बहुविकल्पीय और वर्णात्मक दोनों तरह के प्रश्न आए। तो चलिए फटाफट इन सभी को सॉल्व करें, लेकिन ध्यान रखिएगा इन तीनों खंडों के सारे प्रश्न यानी कि 12 के 12 प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है। विकल्प आपके पास आंतरिक रूप में मौजूद है। देखिएगा, सभी खंडों के प्रश्न आपको सीक्वेंस क्रमशः यानी कि सीक्वेंस में करने, यानी कि 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न आपको लाइन से करने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है खंड का, जो कि है हमारा अपठित बोध आधारित प्रश्न, जिसमें हमारे पास 2 प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे पास में जो रहेगा वो है हमारा खंड का। कौन सा खंड है? खंड का। खंड का में आपके पास आएगा अपठित बोध, जिसमें एक अपठित गद्यांश है और एक अपठित पद्यांश। इनमें आपके पास बहुविकल्पीय और वर्णात्मक दोनों तरह के प्रश्न पूछे गए। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय भी हैं, वर्णात्मक भी हैं, दोनों तरह के प्रश्नों के आपको उत्तर देने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की पराधीनता की पहली सीढ़ी होती है। यानी कि राष्ट्र पराधीन होगा, उसमें पहले व्यक्ति पराधीन हो जाता है, यानी कि वो गुलाम बनता है पहले, फिर राष्ट्र गुलाम बनता है। ऐसे ही स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती। ठीक है, जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े, यानी कि देश पहले रहता है। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वो अपने निश्चय में अटल रहे, यानी कि उन्होंने जो सोचा था वो उस पर अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारंपरिक सभी सीमाओं को, बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी ही उसकी नीतियां, रीतियां राष्ट्रीय एक कही जा सकती हैं। यानी कि वो जब सबको लेकर काम करता है तब ही जो है उसकी नीतियां क्या कहलाती हैं? राष्ट्रीय कहलाती हैं।
जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया। भारत में जब जब फूट पड़ी तो क्या हुआ, विदेशी आए और उन्होंने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा, व्यक्ति उसे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करता है, यानी कि जब हमारे में फूट रहेगा तो तीसरा तो कोई जो है वो लाभ उठाएगा ही उठाएगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने। आदमी अपने अहंग में सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का प्रभाव परिलक्षित हो रहा है। तो यानी कि हम कहीं ना कहीं आपसी भेदभाव के चलते क्या हो रहा है, हम लड़ रहे हैं। अब इस पर हमारे सामने 3 जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न और 4 वर्णात्मक प्रश्न। क्या है, राष्ट्रीयता क्या कहलाती है? धर्म के प्रति निष्ठा, जाति के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के लिए जीना और काम करना या क्षेत्र के प्रति निष्ठा? तो सही क्या है, राष्ट्र के लिए जीना और काम करना राष्ट्रीयता कहलाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त क्या है? धर्म को प्राथमिकता देना, देश को प्राथमिकता देना, जाति को प्राथमिकता देना या भाषा को प्राथमिकता देना? तो राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त क्या है, देश को प्राथमिकता देना। महात्मा गांधी, तिलक और सुभाष चंद्र बोस ने क्या प्रदर्शित किया? जातिगत भेदभाव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय भावना या भाषागत संघर्ष? तो उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को प्रदर्शित किया, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि। चलिए 3 हो गए बहुविकल्पी, अब 4 वर्णात्मक प्रश्न है। पहला है, व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी क्या होती है? 1 नंबर का प्रश्न है, तो 15 से 20 शब्दों में आंसर देना है। पहली क्या है, राष्ट्र की पराधीनता व्यक्ति की पराधीनता की पहली सीढ़ी होती है। पहली सीढ़ी क्या होती है, व्यक्ति पराधीन होता है, तब जाके बाद में राष्ट्र पराधीन होता है। राष्ट्रीयता की भावना कैसे विकसित की जा सकती है? राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिए व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना होगा, यानी कि खुद अपने निजी अस्तित्व को छोड़कर राष्ट्र के लिए हमें कार्यरत होना होगा। भारत में फूट पड़ने पर क्या होता है? तीसरा व्यक्ति या तीसरा राष्ट्र फायदा उठाता है और हमें गुलाम बना लेता है ना। भारत में फूट पड़ने पर विदेशियों ने शासन किया और तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का यत्न करता है। आज के समय में देश में कौन कौन से संघर्ष चल रहे हैं? धर्म, जाति, भाषा, सभी के नाम पे संघर्ष चल रहा है। आज के समय में देश में भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर संघर्ष चल रहा। चलिए अब आ गए हम प्रश्न संख्या 2 पर, जहां हमारे सामने एक अपठित काव्यांश रखा गया है, यानी कि एक कविता का अंश रखा गया है। इसे पढ़ना है और इस पर आधारित जो बहुविकल्पीय और वर्णात्मक प्रश्न है उन्हें करने होंगे। ये हमारा 8 नंबर का, जैसे गद्यांश 10 नंबर का रहा, ये हमारा 8 नंबर का है। देखिए क्या है, जिनकी भुजाओं में शिराएं फड़की ही नहीं, जिन्हें लहू में नहीं वेग है अनल का शिव का, पादोदक है पेय जिनका रहा, चखा ही जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं छलका, जिनको सहारा नहीं भुज के प्रताप का, बैठते भरोसा किए वे ही आत्मबल का, उनकी क्षमा सहिष्णुता है महत्व ही क्या, करना ही आता नहीं जिनको प्रहार है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, ले ना सकता जो बैरियों से प्रतिकार है, सहता प्रहार कोई विवश कदय जीव, जिसकी नसों में नहीं पौरुष की धार है, करुणा क्षमा है क्लीव जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा के शूरवीरों का श्रृंगार। अब यहाँ पर दिया ना कि बहुत सारे लोग जो है वो कर्म नहीं करते, ताकि शूरवीरों को क्षमा, जो क्षमता की क्षमा है वो ही उनका श्रृंगार है। तो यहाँ पर बलशालियों के बारे में बताया है और जो व्यक्ति कार्यशील नहीं है उनके बारे में। देखिए अब इन पर है 3 बहुविकल्पीय और 3 वर्णात्मक प्रश्न। पहला क्या है, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं का अर्थ क्या है? यानी कि जिनके कभी क्रोध नहीं आया है ना, जिनके हृदय में वीरता और उत्साह की कमी है, जिनके हृदय में केवल प्रेम और करुणा है, जिनके हृदय में क्रोध और आक्रोश है, जिनके हृदय में किसी भी भावना की कमी। तो यहाँ पर आग सुलगने का तात्पर्य है जिनके अंदर वीरता और उत्साह जो है ही नहीं, सुलगी ही नहीं, मतलब जिनके अंदर वीरता और उत्साह है ही नहीं।
ठीक, नेक्स्ट आते हैं। कविता के अनुसार करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, से कवि क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे। अब इसका मतलब क्या है, करुणा और क्षमा की महत्ता, प्रतिकार के बिना समाधान, शौर्य और शक्ति के बिना जीवन, शांति और संतुलन की खोज। यानी कि जिनके अंदर करुणा और क्षमा, यानी इन दोनों को छोड़कर जिनके पास उपाय, यानी कि जो अपना प्रतिकार ले ही ना सके, उनके अंदर क्षमा होएगी। भाई जब हम बदला नहीं ले सकते तो जाहिर सी बात है हम सामने वाले को क्षमा कर दें, है ना। तो प्रतिकार के बिना समाधान, यानी कि हम बदला लिए बिना ही जब समाधान निकालें। कविता में करुणा क्षमा है क्लीव जाति के कलंक घोर, से कवि का क्या दृष्टिकोण है। यानी कि क्या है, करुणा क्षमा है क्लीव जाति के कलंक घोर, यानी कि करुणा और क्षमा वीरता के गुण है, करुणा और क्षमा क्लीवता का प्रतीक है। करुणा और क्षमा समाज के लिए आवश्यक है, करुणा और क्षमा धर्म और नैतिकता के प्रतीक है। तो सही क्या है, करुणा और क्षमा क्लीवता के प्रतीक। चलिए अब 3 यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न क्या दिया गया है। कविता में शिव का पादोदक से क्या संकेत मिलता है। चलिए देखिए, शिव का पादोदक से संकेत मिलता है कि कवि उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनका आदर्श और जीवन शिव की तपस्या और आत्म संयम के सिद्धांतों पर आधारित, यानी कि जिनका आदर्श और जीवन शिव की तपस्या, और जैसे शिव ने तपस्या करी, आत्म संयम किया, उसी की तरह वो अपने जीवन में ये चीजों को रखते हैं। कविता के अनुसार क्यों करुणा और क्षमा को क्लीव जाति के कलंक के रूप में देखा गया। अब क्यों उसे क्लीव जाति की कलंक के रूप में देखा जा रहा है, देखते हैं। कविता के अनुसार करुणा और क्षमा को क्लीव जाति के कलंक के रूप में देखा गया है क्योंकि ये गुण वीरता और शक्ति के अभाव के प्रतीक माने जाते हैं। क्लीव का मतलब होता है कि जो लोग कहीं ना कहीं कायर, जिनके अंदर भय डर है। कवि का मानना है कि करुणा और क्षमा शूरवीरों की पहचान होती है और ये गुण बल और प्रतिकार की कमी का संकेत देते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। कविता के अनुसार सहता प्रहार कोई विवश कदय जीव का क्या तात्पर्य है। यानी कि सहता प्रहार कोई विवश कदय जीव का तात्पर्य कि केवल वही व्यक्ति प्रहार सह सकता है जिसकी नसों में वीरता और शक्ति का प्रवाह नहीं होता। यानी कि जिसके ऊपर कोई प्रहार करे तो वीरता से उस प्रहार को रोक ना सके तो वही प्रहार को सहेगा, या किसी कमजोरी या विवशता का संकेत है। चलिए अब हम आगे खंड खा पे जहां पर हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे रचनात्मक लेख, जहां पर हमारे सामने 3 रचनात्मक लेख रखे गए हैं, उसमें से हमें सिर्फ एक करना है। जो भी आप करोगे 120 शब्दों में करोगे, उसके लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, तो देखिए क्या है, दिए गए 3 विषयों में से किन्हीं एक विषय पर आधारित लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख। ठीक है, चलिए देखते क्या दिया है यहाँ पर। पहला, महानगरों में पनपती मॉल संस्कृति विषय पर निबंध लिखना। ठीक है, हम सभी मॉल जाते हैं, मॉल से अच्छी तरह परिचित है। शहरों में ये संस्कृति बहुत तेजी से पनप रही। ठीक है, क्या है, आधुनिकता की चकाचौंध में महानगरों में माल संस्कृति तेजी से विकसित हो रही। पहले छोटे बाजारों और हाटों का स्थान अब विशाल शॉपिंग मॉलों ने ले लिया, जहां एक ही छत के नीचे खरीदारी, मनोरंजन और खान पान की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। मॉल संस्कृति ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया, जहां जरूरतों से अधिक चीजें खरीदने की प्रवृत्ति पनप रही। यानी कि जो चीजें हमारी जरूरत भी नहीं है, हम मॉल में जाकर उन चीजों को खरीद लेते हैं। बच्चों और युवाओं के लिए मॉल मनोरंजन का नया केंद्र बन गए। वही पारंपरिक बाजारों और स्थानीय व्यवसायों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। तो जो बाकी हम लोग के घरों के आसपास जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं, उन मॉल की वजह से काफी प्रभाव इन पर पड़ रहा है। हालांकि मॉल सुविधाजनक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम अपने पारंपरिक बाजारों को भी जीवंत बनाए रखें ताकि संतुलन बना रहे और स्थानीय व्यापारी भी फले फूले। भाई हमारे आसपास, घर के आसपास बहुत सारे व्यापारी हैं, उनका फलना फूलना भी तो जरूरी है। ये नहीं कि हर चीज हम लेने मॉल में पहुंच जाएंगे, तो वहां तो ऐसे भी सारी चीजें हमें बहुत कॉस्टली मिलती है। चलिए दूसरा हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया गया, सांप्रदायिकता की समस्या पर निबंध लिखिए। सांप्रदायिक,
तब तो समझते होंगे। अपने अपने धर्म और जाति को लेकर जब हम दूसरों से भेदभाव करें तो सांप्रदायिकता समाज के विकास की सबसे बड़ी बाधा है, जो लोगों को धर्म और संप्रदाय के आधार पर विभाजित करती है। यह समस्या न केवल सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को भी चुनौती देती है। ठीक है, देश अखंड है, इन सारी चीजों को भी वो चुनौती देती। राजनीतिक स्वार्थ, अज्ञानता और कट्टरता इसके मुख्य कारण। सांप्रदायिकता के कारण दंगे, हिंसा, अविश्वास का माहौल बनता है, जिससे आम नागरिकों का जीवन प्रभावित होता है। यह प्रेम और भाईचारे की भावना को कमजोर करती है, यानी कि आपसी प्रेम जो रहता है वो कमजोर हो जाता है और समाज में भय और असुरक्षितता को जन्म देती है। इस समस्या का समाधान आपसी समझ, शिक्षा और सांस्कृतिक मेल जोल से ही संभव है। हमें प्रेम, सद्भाव और सौहार्द को बढ़ावा देना हो, ताकि समाज में शांति और एकता बनी रहे। तो बहुत जरूरी है हमारे आसपास जितने भी धर्म जाति के लोग रह रहे हैं उनके साथ हम प्रेम और स्नेह के सकते। हमारे पास तीसरा हमारा रचनात्मक लेखन का टॉपिक है, मेरी प्रिय भाषा विषय पर रचनात्मक लेखन। तो मेरी प्रिय भाषा तो भाई हिंदी है ना। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और भावनाओं का दर्पण होती है। मेरी प्रिय भाषा हिंदी है, जो ना केवल मेरी मातृभाषा है बल्कि मेरे हृदय के सबसे करीब भी। हिंदी की मिठास, इसकी सरलता और गहराई हम इसे विशेष बनाती। हिंदी में अभिव्यक्ति की शक्ति अद्भुत है। कविताओं की कोमलता से लेकर गद्य की गंभीरता तक हर भाव को सहजता से प्रकट कर सकती। यह प्रेम, अपनत्व और आत्मीयता की भाषा है, जो जन जन को जोड़ती, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ने का काम करती है। वैश्वीकरण के इस दौर में हमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रसारत रहना चाहिए, ताकि यह अपनी गरिमा और महत्व को बनाए रखे और आने वाली पीढ़ियां भी इससे जुड़ी रहे। चलिए अब हम आगे पृष्ठ संख्या 4 पे, जहां पर हमारे सामने हमारे जो अभिव्यक्ति और माध्यम में हमारे कोर सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं वो है 6 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 11, 12, 13। तो इनसे प्रश्न हमारे पास में आए। तो यहाँ पर हमारे पास जो चौथा प्रश्न दिया गया है, इसमें आपके पास 4 प्रश्न मौजूद हैं और चारों प्रश्न करने हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो 4 के लिए मिलेंगे आपको 8 नंबर। देखिए क्या, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? कोई संस्थान या व्यक्ति जब किसी विषय या बैठक के लिए किए गए निर्णयों को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता है तो वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। जो सरकारी या गैर सरकारी किसी भी तरह की कोई भी संस्था है जहां निर्णय लिया गया है और सभी आम पब्लिक को उसके बारे में बताना है, तो ये प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ही बताया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर बढ़ता चलन विषय पर एक आलेख तैयार करना। इंटरनेट का बहुत तेजी से चलन बढ़ रहा है, अब इस पर हमें एक आलेख लिखना। ठीक है, चलिए देखिए। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। शिक्षा, व्यापार, संचार, मनोरंजन, हर क्षेत्र में इंटरनेट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। यह दुनिया को जोड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है, यानी कि बहुत ही एक ऐसा जो लोगों के ऊपर बहुत जल्दी प्रभाव छोड़ता है, जिससे सूचनाओं तक हमारा तक पहुंचना आसान हो गया। अब इंटरनेट के जरिए हम तक सूचनाएं कितनी आसानी से पहुंचती हैं। इंटरनेट ने जहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं इसके दुरुपयोग से साइबर अपराध, गोपनीयता हनन और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं भी बढ़ी। खासकर युवाओं में इंटरनेट की लत चिंता का विषय बन गई। अतः इसका उपयोग समझदारी और संयम के साथ करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, करिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या देखना है और कितना देखना है। यदि इंटरनेट का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये ज्ञान और प्रगति का सशक्त माध्यम बन सकता है और समाज और देश के विकास में सहायक हो। तो ये था आलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मतदान केंद्र पर लगा लोकतंत्र का मेला विषय पर आपको एक फीचर तैयार करना है। तो फीचर अभी देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि फीचर किस तरीके से, भले ही ये तैयार उल्टा पिरामिड शैली से हो, लेकिन आगे चल के ये कथ्यात्मक शैली में परिवर्तित हो जाता है ना। तो चलिए देखिए क्या है। लोकतंत्र का असली उत्सव चुनाव के दिन मतदान केंद्रों पर देखने को मिलता है।
यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता की शक्ति का प्रतीक है कि यहाँ लोकतंत्र में जनता ही होता है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र। अब मतदान केंद्रों में ये देखने को मिलता है कि असली शक्ति जो है यहाँ की जनता के पास ही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पहली बार मतदान करने वाले उत्साहित मतदाता कतारों में खड़े अपने अधिकार का प्रयोग करने आते। चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। चुनाव अधिकारी सतर्कता से कार्यभार संभालते हैं और मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। स्याही की एक छोटी सी निशानी नागरिकों को गर्व का एहसास करा। छोटी सी निशानी है, जब मतदान करके आते हैं तो यहाँ पर वो निशान लगता है ना, तो वो जरा सी निशानी हमें जो है नागरिक, इस देश के हम नागरिक हैं, इस बात का हमें गर्व का अनुभव कराती है। इस दिन मतदान केंद्र किसी मेले से कम नहीं लगता, जहां विविधता में एकता की झलक मिलती है। यह मेला लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का संकल्प दोहराता है कि भाई हमें अपने लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करना है। चौथा प्रश्न है, नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो नाटक के जो तत्व हैं उन पर हमें लिखना है। चलिए देखते हैं। नाटक की रचना में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है जो निम्नलिखित है। पहला है कथानायक या कथा वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, नाटक में जो कुछ कहा जाए उसे कथानक या कथा वस्तु कहते हैं। यानी कि हम नाटक लिखने से पहले अगर हम उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लें, वो क्या कहलाता है, कथानक। ठीक है, पात्र योजना या चरित्र चित्रण, यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। पात्रों के माध्यम से ही नाटककार कथानक को गतिशीलता प्रदान करता है। यानी कि जो कहानी वो कथानक लिख रहा है, अब उसमें हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, जब तक उसमें पात्र नहीं होंगे, उनका चरित्र नहीं होगा, तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। संवाद योजना और या अथवा कथोपकथन। संवाद का शाब्दिक अर्थ है परस्पर बातचीत। नाटक में पात्रों की परस्पर बातचीत को संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। यानी कि अब देखिए, कहानी में चरित्र हो गया, पात्र हो गए, अब वो पात्र कहानी को आगे कैसे ले जाएंगे, जब तक वो संवादों को बोलेंगे नहीं तब तक कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, द्वंद्व प्रकट होगा नहीं तो रोचकता बढ़ेगी ही नहीं। तो पात्रों के लिए संवाद या कथोपकथन का होना जरूरी है। उद्देश्य, साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। भाई नाटक में हम कोई ना कोई संदेश या उद्देश्य से प्रकट करेंगे कि हम किसी को क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। भाषा शैली, यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसके माध्यम से ही नाटककार अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। वो कौन सी भाषा में लिख रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी बात वहां पहुंच सके। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5, जहां पर हमारे पास फिर से अभिव्यक्ति और माध्यम पर ही आधारित प्रश्न है, लेकिन इस बार हमारी शब्द सीमा ज्यादा रहेगी क्योंकि इस बार हम 4 नंबर का एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें 2 करने हैं। एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं, तो 2 प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 8। ठीक है, यहाँ तो एक ऑप्शन मौजूद है आपके पास। विशेष लेखन में डेस्क की भूमिका क्या होती है? क्या होती है डेस्क की भूमिका? डेस्क मतलब वो जिस क्षेत्र में के लिए हम कार्य कर रहे हैं, बहुत जरूरी। विशेष लेखन में डेस्क का खास महत्व है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी आदि में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। जैसे समाचार पत्र में बिजनेस कारोबार का अलग डेस्क होगा तो खेल का अलग। इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादकों और संवाददाताओं के अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ। यानी कि अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति अगर खेल पर काम कर रहा है तो उनके कार्य करने की जो जगह होगी, डेस्क होगी, वहां पे सभी लोग जो हैं वो खेल बीट से ही आधारित काम कर रहे हैं और उन्हें सभी अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता होनी चाहिए। समाचार लेखन की प्रक्रिया में उल्टा पिरामिड शैली सिद्धांत क्या है? अब हम सभी को बताना है भाई ये क्या है, आपको ये बताना पड़ेगा, इसके कितने भाग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, सब। उल्टा पिरामिड शैली सिद्धांत समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत। यह समाचार लेखन का सबसे सरल, उपयोगी और व्यवहारिक सिद्धांत है। समाचार लेखन का यह सिद्धांत कथा या कहानी लेखन की प्रक्रिया के ठीक उलट होता है। कहानी एक सीक्वेंस से चलती है, लेकिन वो जो उसका अंत होता है हम उल्टा पिरामिड शैली में वो अंत पहले बता देते हैं।
इससे किसी घटना, विचार या समस्या के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम सबसे पहले बता देते हैं, जबकि कहानी या उपन्यास में क्लाइमेक्स सबसे अंत में आता है। इससे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना सबसे पहले आती है। उसकी पिरामिड के निचले हिस्से में महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना होती है। इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि हम क्या करते हैं, पिरामिड में जो सबसे नीचे हमारे पास में जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है हम पिरामिड उलट देते हैं, तो सबसे पहले वो महत्वपूर्ण तत्व आ जाता है। इससे सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में होती है और घटते हुए क्रम में सबसे कम महत्व की सूचनाएं सबसे नीचे हिस्से में होती है। प्रश्न संख्या 3 यहां पर दिया गया है, समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली कौन सी है? आप सभी को पता है सबसे महत्वपूर्ण शैली है उल्टा पिरामिड शैली। इसके सभी चरणों की जानकारी देते हुए इस शैली को स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए देखिए क्या समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। अब उन्होंने कहा कि भाई इसके सभी चरणों की जानकारी, शैली को स्पष्ट करना। देखिए अब इस शैली में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले लिखी जाती है। शीर्षक, लीड और सबसे पहले कुछ पैराग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य शामिल किए जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो हम सबसे पहले दे देते हैं। फिर आती है कम महत्वपूर्ण जानकारी, बाद में लिखी जाती है, फिर उससे कम आती है। जैसे जैसे आप लेखन में आगे बढ़ते हैं जानकारी कम महत्वपूर्ण की होती चली जाती है। फिर आते हैं पाठक को जल्दी में जानकारी मिल जाती है, यानी कि हम अगर जल्दी जल्दी खबर पढ़ना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण खबर हमें सबसे पहले मिल जाएगी पढ़ने के लिए। यह शैली पाठक को जल्दी से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, भले ही वह लेख को पूरा ना पढ़े। हम अंदर सारी चीजें ना पढ़ें, लेकिन हम महत्वपूर्ण बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई ये चीज घटी है। लेख को संक्षिप्त करना आसान होता है। यदि आवश्यक हो तो लेख के अंत में जानकारी हटाकर इसे आसानी से छोटा किया जा सकता है। यानी कि अगर हम चाहेंगे, हमने महत्वपूर्ण जानकारी तो पहले दे दी, उसके नीचे जो हम लेख लिख रहे हैं उसको हम छोटा कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे की सारी बातों को हम हटा सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज तो हमने पहले ही दे दी। उल्टा पिरामिड शैली लेखन के लिए एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी पहले प्रस्तुत करके पाठकों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शैली लेखकों को जानकारी को एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करने में मदद करती है और पाठकों और लेखकों दोनों का समय बचाती है। बहुत जरूरी, मतलब ये आजकल के समय में ना हमारे पास टाइम कम है, तो वो टाइम बचाने का काम इस तरह की शैली कर देती है। अब ये होते हैं 3, क्या होते हैं? सबसे पहले शीर्षक। अब इसका एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया। अब जो उल्टा पिरामिड शैली में क्या है, उदाहरण। शीर्षक आता है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, ये शीर्षक रहता है। फिर आते हैं लीड, उसके पहले पैराग्राफ। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सभी नागरिकों के लिए समृद्धि लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इसमें हम पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकारें अगले वर्ष में बुनियादी ढांचे में 10 लाख करोड़ का निवेश करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को की आय दोगुनी करने के लिए नए कार्यक्रम शुरू करेगी। तो हमने ये एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड ग में, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम खंड है, जहां पर आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारी पुस्तक आरोह और वितान पर आधारित। आरोह पुस्तक से आपके पास में बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे और वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। देखिए क्या, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास हमारी आरोह बुक से जो 9 अध्याय हैं काव्य खंड के, उनमें से कहीं एक से एक कुछ काव्य पंक्तियां रखी जाएंगी और उन पर आधारित आपको करने होंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए क्या है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल में हूं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो पाठ है काव्य खंड का, वहां पर एक आत्म परिचय और दूसरा एक गीत, दिन जल्दी जल्दी ढलता है दिया गया।
तो ये वहीं से अंश लिया गया है। इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? बच्चे नीड़ से किस लिए झांक रहे हैं? उन्हें अपने माता पिता के आने की प्रतीक्षा है ना? तो यहाँ पर देखिए माता पिता की प्रतीक्षा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चिड़िया अपने बच्चों के लिए चिंतित है, यह कैसे स्पष्ट हो जाता है? क्योंकि वह उसे जैसे ही अपने बच्चों की याद आती है उसकी उड़ान की गति बढ़ जाती है ना? चिड़िया के उड़ान की गति से हमें ये पता चलता है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किससे प्रभावित होता है? किससे प्रभावित हो रहा है? चिड़िया के बच्चों से, क्योंकि भाई उन चिड़ियों का कोई तो घर में इंतजार कर रहा है कि नहीं? तो सही क्या है? चिड़ियों के बच्चों से। कवि के पैरों की गति को कौन सा भाव शिथिल कर देता है? जब उसे लगता है कि उसका घर में तो इंतजार करने वाला कोई नहीं है, ये सुनते ही उसका मन व्याकुल हो जाता है और उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। तो कवि से मिलने को किसी का व्याकुल ना होना ही उसके भाव को शिथिल करता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के माध्यम से किसके महत्व को दर्शाया गया? किसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है? जाहिर सी बात है समय, कि समय बहुत जल्दी, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानी कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है। तो सही क्या है? समय की महत्ता को दर्शाया गया। चलिए अब हमारे पास में हमारे काव्यखंड से ही आपके सामने रखे गए हैं 3 प्रश्न और करने हैं सिर्फ 2 प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पर आप जो 2 प्रश्न करेंगे उसमें से 1 प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर का मतलब है कि आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में प्रश्नों के उत्तर देने। पहला प्रश्न है, कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की? छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर बताइए। अब कवि छोटा मेरा खेत, जहां पर लास्ट हमारा जो काव्यखंड का आखिरी चैप्टर है ना, छोटा मेरा खेत और बबुलों के पंख, तो यहाँ पर वो हमारी पहली कविता में से लिया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई जो खेत है उसकी तुलना कागज से क्यों की गई, ये बता। ठीक है, चलिए। खेत की तुलना कागज से करते हुए वस्तुतः कवि ने रचना कर्म की तुलना कृषि कर्म से की है। यानी कि जो कवि रचना की जा रही है वो कैसी है? खेती की तरह काम करने वाला, परिश्रम वाला ही काम है। उसमें शारीरिक परिश्रम है, इसमें मानसिक परिश्रम है। कवि कागज के पन्ने को चौकोना खेत की संज्ञा देता है। कवि का मानना है कि जिस प्रकार खेत में बीज, जल, रसायन आदि डालने के बाद उपज या पैदावार प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार कोई भी रचना भाव, कल्पना आदि इत्यादि के कारण अस्तित्व में आती है। शब्द रूपी बीज को खेत रूपी कागज के पन्ने पर डालने के बाद अंधड़ रूपी भावनाएं तथा कल्पनाएं रूपी रसायन की आवश्यकता पड़ती है। इन सब के सम्मिश्रण व सामंजस्य के बाद ही रचना अपना स्वरूप ग्रहण करती है। तो जैसे खेत उपज रही है, कुछ उसी तरीके से जो है वो क्या होता है? कविता भी पनपती है। किसी रचना के निर्मित होने में भी कवि को उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिन प्रक्रियाओं से खेत में फसल उत्पन्न करने में किसी किसान को गुजरना पड़ता है। तो कवि भी उसी तरीके के काम करता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, खेती में किसान को छंद के आधार पर बताइए। खेती में ना किसान को, ठीक है, ये एक छंद है। आधार पर बताइए, तुलसी ने अपने समाज के लोगों की जीविका विहीन का चित्रण किया। अब यहाँ पर क्या कहें? किसान को ना खेती, खेती ना किसान को, यानी कि किसान के पास खेती करने को भी नहीं, तो उस समय किसी भी व्यक्तियों के पास कार्य नहीं है, ये बताने का प्रयत्न किया गया। तुलसीदास ने खेती ना किसान के माध्यम से अपने समाज के लोगों की जीविका विहीनता का चित्रण किया, कि यानी कि वहां पे लोगों के पास कार्य नहीं है। उन्होंने छंद के माध्यम से व्यंग पूर्वक वर्णन किया है और बताया है कि किसान अपने मेहनती और संघर्षपूर्ण जीवन के बावजूद आर्थिक और सामाजिक रूप से अवशोषित रहते हैं। यानी कि वो इतना मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें जो है सारी चीजें प्राप्त नहीं हो पाती। उषा कविता में कवि ने सूर्योदय के पहले का कैसा वर्णन प्रस्तुत किया? तो सूर्योदय से पहले का समय क्या था? उषा काल था, जहां पर आसमान में कालिमा भी है, लालिमा भी है, ये सारी चीजें बताई गई है ना। तो उन्होंने उसे स्लेट के माध्यम से, सिल के माध्यम से, इन सब के माध्यम से बताया है ना। देखिए क्या है, उषा कविता में कवि सूर्योदय का मनोहारी
वर्णन करते हुए कहता है कि प्रातःकालीन अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले का समय आकाश बहुत गहरा नीला दिखाई देता है। कैसा? शंख जैसा, जो कवि को किसी नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। कहने का आशय है कि कवि को सूर्योदय से पहले का आकाश किसी नील शंख के समान पवित्र और सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई वातावरण भी पूरी तरीके से पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और सुंदरता तो है ही, दिखाई दे रही है। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 8 पे, जहां पर हमारे पास फिर से काव्य खंड पर ही प्रश्न दिए गए, लेकिन इस बार वर्ड लिमिट हमारी बदल जाएगी। अभी हम क्या देख रहे थे, हम वर्ड लिमिट जो कर रहे थे वो एक प्रश्न के लिए हमें 4 नंबर मिल रहे थे, अब हमें एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिले, तो वर्ड लिमिट हो जाएगी 25 से 30 शब्द। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों को, 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए क्या है, बच्चों के झुंड में कवि आलोक धनवा को क्या आकर्षक लगता है। अब यहाँ पर ये हमारे सामने दिया गया है पतंग कविता, ठीक है। तो बच्चों के झुंड में क्या चीज है जो उन्हें बहुत अच्छी लग रही है। बच्चों के झुंड में बच्चों का बेसुध होकर लक्ष्य की ओर भागना कवि को सर्वाधिक आकर्षित करता है। यानी कि वो बस, उन्हें कुछ होश नहीं है, वो उनका लक्ष्य क्या है, पतंग को पकड़ना, वो उसी की तरफ भागते हुए चले जा रहे हैं। इसी आकर्षण के कारण उसने इसी बिंब का चुनाव किया है। अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करते हुए बच्चे दौड़ पड़ते हैं। उन्हें छत की कठोरता और गिरने का भय भी याद नहीं रहता। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे किसी भी तरह प्रयास करते रहते हैं। बस उन्हें क्या है कि बस वो भाग रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है, पतंग को पकड़ लेना, वो उसी की तरफ दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब क्या दिया गया है, प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है। अब वो कोष्टक में पहले आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सी रखी गई। देखिए क्या है, हमारी समझ में ये पंक्तियां कविता में आए संचालक द्वारा कही गई बातें हैं। उदाहरण के लिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह अवसर खो देंगे, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, आशा है आप उसे भी उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, बस थोड़ी सी कसर रह गई। तो ये सारी पंक्तियां हमने बताई कि ये सभी कोष्टक में लिखी गई थी। अब इनका मतलब क्या है, क्यों रखी गई। कार्यक्रम का संचालक अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपंग व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से रुलाने का प्रयास करता है। वह कभी अपंग व्यक्ति, कभी दर्शकों तो कभी कैमरामैन को बोलता है, ठीक है। उसके माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संचालक किस हद तक स्वयं को गिरा सकता है। इन पंक्तियों के माध्यम से उसका दोगला रूप दिखाई देता है, यानी वो दिखा तो रहा है सामाजिक कल्याण का कार्यक्रम, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति जिसको लेकर आया है उसकी पीड़ा को कुरेदने का काम कर रहा है। कार्यक्रम के सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के स्थान पर वह स्वयं के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगा रहता है। प्रस्तुत कविता में कोष्टकों में दी गई पंक्तियां टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारने के में पूर्ण रूप से सार्थक है। यानी कि ये जो टेलीविजन के पीछे की जो दुनिया है, ये एक तरीके से बहुत स्वार्थी और संवेदनहीन दुनिया है, इसको दिखाने का प्रयत्न इस कविता के माध्यम से किया। चलिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, बादल राग कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, संबंधित काव्यांशों को छाट कर लिखिए। देखिए क्या है, बादल राग कविता में समीर सागर में रण तरी, ये जीवन के पारावर, आतंक भव के अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब इनकी पंक्तियां क्या है, तिरती है समीर सागर पे, अस्थिर सुख की दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय, विप्लव की प्लावित माया, या तेरी ही रण तरी भरी आशंकाओं से। तो इन पंक्तियों में आपके रूपक अलंकार लिया गया। चलिए, अब हम आगे प्रश्न संख्या 9 पे, जहां पर हमारे काव्यखंड के गद्य खंड के 6 अध्यायों में से किसी एक अध्याय से एक काव्यांश गद्यांश यहाँ रखा जाएगा, उसे पढ़ना है और उस पर आधारित हमारे पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिन्हें आपको करना होगा। ठीक है, देखिए क्या, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न है, 1-1 नंबर के रहेंगे, 5 नंबर का हमारा ये अनुच्छेद।
देखिए क्या है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो पहली लाइन ही पढ़ने से हमें समझ में आ गया कि ये हमारी चैप्टर का, बुक का पूरा लास्ट चैप्टर है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है, वहां से दिया गया। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता वश कर रहे हैं। अब जिनको अपना काम, जो उनका कार्य क्षेत्र है, अगर वो ही इंटरेस्ट से नहीं करेंगे तो आप बताइए कि क्या होगा? काम अच्छा होगा? कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तो वो विवशता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि हमें काम करना है, बल्कि उनको अपने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य की दुर्भावना से प्रशस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि काम को टालने वाली प्रवृत्ति हो जाती है, या हम करेंगे भी तो बहुत कम काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जहां काम में हमारा दिल दिमाग ही नहीं लगेगा, वहां काम ही अच्छा नहीं होगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती। ठीक है, अभी किसी ने लिखा था भाषण? ये डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा। अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा किससे युक्त है? जाहिर सी बात है, श्रम विभाजन के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे दोष हैं उसमें, तो यहां पर लिखेंगे गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता है? ठीक है, किस पर निर्भर नहीं रहता? मनुष्य की स्वेच्छा पर, मनुष्य की गलती पर, मनुष्य की समझदारी पर, या मनुष्य की शिक्षा पर। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा यानी कि उसकी खुद की मर्जी पर आधारित नहीं रहता। वहां पर सारी जाति प्रथा के आधार पर अगर श्रम विभाजन किया जाता है तो वो तो उसके पूर्वजों के आधार पर उसका श्रम विभाजन कर दिया जाता है, उसकी मर्जी के हिसाब से तो किया नहीं जाता। तो ये स्वेच्छा पर आधारित नहीं। श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं? सामाजिक भावना का, राजनीतिक भावना का, भेदभावपूर्ण भावना का, ये व्यक्तिगत, उसकी अपनी खुद की भावना का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो सही क्या है? घा। चलिए, कथन और कारण आधारित प्रश्न क्या दिया गया है? यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। कारण भी सही है। हाँ भाई, आर्थिक रूप से इसलिए वो कारगर सिद्ध नहीं है क्योंकि व्यक्ति की उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बेमन से काम कर रहा है। जब बेमन से काम कर रहा है, काम अच्छा नहीं होगा तो उसे अर्निंग अच्छी नहीं, इसीलिए ये आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा अच्छी नहीं है। तो कथन कारण दोनों सही है। यहाँ पर आप पहला वाला देखिए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। चलिए, 5वां प्रश्न है यहाँ पर, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखते हैं क्या दिया गया है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, सही है। आर्थिक रूप से जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, ये भी सही है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, ये भी सही है। अब करना क्या है हमें? ऊपर लिखित कथनों में से कौन से कथन? तीनों कथन सही, तो हम क्या लगाएंगे? सभी कथन, सभी विकल्प सही। तो 1 2 3 सब सही। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों विकल्प सही। चलिए, अब आगे प्रश्न संख्या 10, जहां पर हमारे गद्यखंड के 6 अध्यायों में से 3 प्रश्न रखे जाएंगे और हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब जो हम ये पहला करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रश्न के लिए हमें 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 2 प्रश्न के लिए हमें मिलेंगे 6 नंबर। तो उत्तर कितना हो जाएगा? 50 से 60 शब्दों के बीच। ठीक है, चलिए देखते क्या। दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ गया था? अब लुट्टन सिंह जब जीत गया तो क्या हो गया उसकी जीवन शैली में?
दंगल में विजयी होने के बाद लुट्टन सिंह राज पहलवान हो गया तथा राज दरबार का दर्शनीय जीव बन गया। सब उसे देखने आते थे। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोला पहने मत वाले हाथी की तरह झूमता और घूमता। दुकानदार भी उससे चहलबाजी करते रहते थे। उसकी बुद्धि बिल्कुल बच्चों जैसी थी। सीटी बजाता, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए, खिलौनों से खेलता हुआ वह राज दरबार में आता। राजा साहब उसका बहुत ध्यान रखते थे। अब उससे किसी को भी लड़ने की आज्ञा नहीं थी। तो ये सारे चेंजेस आए थे, मतलब अब वो एक बड़ा सा बच्चा बन गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन की तुलना हनुमान जी से करने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। हनुमान जी के साथ उनकी तुलना उसके भक्ति के रूप में की गई। हनुमान जी को राम जी का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भक्तिन को महादेवी वर्मा की सबसे बड़ी भक्त और सेविका के रूप में बताया गया। भक्तिन की तुलना हनुमान जी से इसलिए की गई है क्योंकि भक्तन महादेवी जी की सेवा उसी निस्वार्थ भाव से करती है जिस तरह हनुमान जी श्री राम की करते थे। हनुमान जी की भांति भक्तन लेखिका के प्रति पूर्ण निष्ठा, प्रेम, समर्पण भाव रखती थी। वह परछाई की तरह सदैव उनके साथ रहती थी क्योंकि किसी भी तरह का कष्ट वो महादेवी वर्मा को नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए हनुमान जी के साथ उसकी तुलना की गई। तीसरा प्रश्न है, शिरीष के फूल पाठ में लेखक ने शिरीष, अवधूत और गांधी जी को एक ही श्रेणी में क्यों रखा है? पाठ के अनुसार इस समानता का आधार स्पष्ट कीजिए। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी, ठीक है, जो चाहे जैसी स्थिति हो हर स्थिति में वो मतलब अच्छा महसूस करता है। ये चीज एक सन्यासी में होती है, यही चीज शिरीष में होती है। शिरीष के आसपास का वातावरण इतना दुरूह रहता है लेकिन तब भी वो उसमें सरस बना रहता है। सेम ऐसा ही गांधी जी के साथ था। गांधी जी के आसपास इतनी विपरीत परिस्थितियां थी, मारकाट मचा हुआ था, इतना विरोध हो रहा था, लेकिन तब भी वो सरस और सहज बने, है ना। इसीलिए इन तीनों में समानता कवि ने व्यक्त करी। देखिए कैसे लिखेंगे। लेखक ने शिरीष, अवधूत और गांधी जी को एक ही श्रेणी में रखा है। इस समानता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या दिया है? कठोरता के साथ कोमलता का भाव होना, स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के लिए जीने की प्रवृत्ति, बिल्कुल सही है। ये चीज तीनों में थी, चाहे सन्यासी को ले लो, शिरीष को ले लो या गांधी जी को ले लो। शिरीष वृक्ष का गर्मी, सर्दी, बरसात सभी में शांत बने रहना तथा पल्लवित और पुष्पित होना। अवधूत का भी सांसारिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ना तथा जन कल्याण व ईश्वरीय भक्ति के आनंद में लीन रहना। गांधी जी का अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अन्याय, हिंसा के खिलाफ डटकर खड़े रहना। तो ये तीनों ही कारण है कि हम देख रहे हैं कि ये तीनों ही विपरीत स्थितियों में भी सहज बने हुए, अपने निर्णयों पर अडिग रहते हैं। इसीलिए इन तीनों में समानता व्यक्त की गई। चलिए अब फिर से हमारे पास जो प्रश्न संख्या 11 है, इसमें हमारे गद्य खंड पर आधारित फिर से 3 प्रश्न रखे जा रहे हैं, लेकिन हमें करने सिर्फ 2 प्रश्न। लेकिन इस बार आपकी वर्ड लिमिट बदल जाएगी, यानी कि अब प्रश्न के लिए आपको उत्तर देने के लिए मिल रहे हैं हर प्रश्न के लिए 2 नंबर। तो यानी कि अब वर्ड लिमिट कितनी हो जाएगी? 25 से 30 शब्दों की। ठीक, देखिए क्या है। आपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए आज किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है? अपने सामान को बिक्री बढ़ाने के लिए कैसे कैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? उदाहरण सहित उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीक या तौर तरीके का प्रयोग करना चाहेंगे जिससे बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी ना? ठीक है, चलिए देखिए क्या। आज अपने सामान की बिक्री के लिए मजेदार विज्ञापनों, फ्री सैंपलिंग, होर्डिंग बोर्ड्स, प्रतियोगिता, मुफ्त उपहार, मूल्य गिराकर, एक साथ एक मुफ्त देकर या उससे कुछ कम मूल्य उपहार देकर आदि तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए सभी प्रोडक्ट कहते हैं भाई कुछ % ऑफ है, एक के साथ एक फ्री है, 2 खरीदो 1 फ्री है, कुछ तरीके होर्डिंग है, विज्ञापन है, बहुत तरीके से इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि सामान ज्यादा से ज्यादा बिके। इससे सामान की बिक्री में तेजी आती है। ये तरीके बहुत ही कारगर हैं। हम अपने उत्पाद की बिक्री के लिए पहले फ्री सैंपलिंग, यानी कि फ्री शिपिंग का मतलब होता है उसके साथ हम कुछ फ्री देंगे। इससे हम उपभोक्ता को अपने उत्पाद की गुणवत्ता दिखाकर उसका भरोसा जीतेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है। फ्री सैंपलिंग का मतलब होता है आपको, आप जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसके साथ एक फ्री सैंपल दे रहे हो कि आप मेरे प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल करो, आपको अच्छा लगे तो फिर आप इसे खरीद।
काली मेघा पानी दे के आधार पर जीजी की दृष्टि में त्याग और ध्यान को परिभाषित कीजिए। अब दादी जो दीदी हैं उन्होंने क्या बताया था कि पानी को वो दान दे रही हैं, उसका त्याग कर रही हैं, तो वो उनके पास 1000 गुना होकर वापस आएगा, है ना। लेखक को जीजी के अंधविश्वासों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। जीजी कहती है कि अगर हम इंद्र भगवान को जल नहीं देंगे तो वो हमें पानी कैसे देंगे। मेढक मंडली पर जल डालना उनको समर्पित अर्घ देना, पानी का अर्घ देना है। यदि मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई। असली त्याग वही है जो चीज हमारे पास कम है उसे ही लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, तभी दान का फल मिलता है। तो ये उनके है कि भाई हमारे पास जो चीज कम है उसी को हम दान देंगे तो वही हमारे पास वापस ज्यादा आएगी। तीसरा प्रश्न है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज के आधार पर बताइए कि लोकतंत्र का वास्तविक रूप किसे कहा गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। लेखक के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन पद्धति नहीं है, यह तो सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। यानी कि एक ऐसी आदत होनी चाहिए जहां पर सभी एक साथ सम्मिलित होकर कार्य कर सके। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है तथा समाज के निर्णय में पारस्परिक सहयोग और भेदभाव का पूरी तरह त्याग होता है। यहां पर हम सभी के लिए सोचते हैं, जो हमारा स्वार्थ होता है हम उसको त्याग देते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 12 जो हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है और ये लिया गया है हमारी बुक वितान भाग 2 से। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 2 उत्तर देने हैं। अब देखिए हमारे पास जो हमारी वितान बुक है उसमें 3 अध्याय हैं, 3 अध्यायों से हमें पास एक एक प्रश्न रखा जाएगा, इसमें से हमें सिर्फ 2 प्रश्न देने। एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं तो 2 प्रश्न के लिए 10 नंबर मिलेंगे। तो 5 नंबर के प्रश्न का मतलब सीधे सीधे हो गया कि इन प्रश्नों की लिमिट होनी चाहिए 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, मैं पहले भी आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट बता चुकी हूँ, उसी हिसाब से आप काम करो। देखिए क्या है, पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू अपने रोल मॉडल किशन दास से क्यों प्रभावित हैं। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। जब वो शहर आए, शहर आकर जब उन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया तो सबसे पहले उनकी मुलाकात जो है वो किशन दास से हुई, क्योंकि अभी वो उम्र में कम थे सरकारी नौकरी के लिए, तो किशन दा ने उन्हें अपने घर में ही रख लिया था और उनकी सरकारी नौकरी लगाने तक का सारा काम जो है किशन दा ने किया। इसलिए किशन दा की जो आदतें थी, जो उनका व्यवहार था, वो काफी हद तक यशोधर बाबू के अंदर आया। यशोधर बाबू पर किशन दा का पूर्ण प्रभाव था क्योंकि उन्होंने यशोधर बाबू को कठिन समय में सहारा दिया था। यशोधर भी ही अपनी उनकी हर बात का अनुकरण करना चाहते थे, चाहे ऑफिस का कार्य हो, सहयोगियों के साथ संबंध हो, सुबह की सैर हो, शाम को मंदिर जाना हो, पहनने ओढ़ने का तरीका, किराए के मकान में रहना, रिटायरमेंट के बाद गांव जाने की बात आदि। इन सब पर किशन दा का प्रभाव था। यानी कि किशन दा ने अपने जीवन में जो जो कुछ किया, यशोधर बाबू भी सेम चीजें अपने जीवन में करना चाहते थे। बेटे द्वारा ऊनी गाउन उपहार में देने पर उन्हें लगता है कि उनके अंगों में किशन दा उतर आए, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि इस आधुनिकता के दौर में गृहस्थ होकर भी वह उतने ही अकेले हैं जितने किशन दा ने शादी नहीं करी थी, उनके बच्चे परिवार कुछ भी नहीं था। यशोधर बाबू ने शादी करी, लेकिन शादी के बाद भी आज वो अपने आप को पूरी तरीके से अकेला महसूस करते। दूसरा प्रश्न यहां पर दिया गया है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ। भाई जब उनके टीचर जो कि थे सौंदगेलकर जी के साथ वो कविता रचना सीखने लगे, फिर अकेले में कविता रचना करने लगे, और जब वो कहते, जब कविताएं जाकर अपने अध्यापक को सुनाते तो उसमें वो सुधार करते, तो धीरे धीरे उसमें लेकर उनके अंदर आत्मविश्वास आने लगा, है ना। मराठी के अध्यापक सौंदगेलकर कविता के अच्छे रसिक और मर्मज्ञ थे, मतलब वो अच्छे से सुनाते भी थे और उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान भी था। वे कक्षा में स्वसर कविता पाठ करते थे, यानी कि पूरा गाते हुए करते थे। लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। एक बार मास्टर जी ने घर से निकली मालती लता पर कविता लिखी और उसका वाचन किया, तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि प्रत्यक्ष देखने पर उसका वर्णन एकदम सटीक था।
यानी कि कविता जब पढ़ी और उसके बाद जब उस मालती की लता को देखा तो जैसे लगा कि दोनों चीजें एक ही। उनसे प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी करने लगा। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी तरह ही होते हैं, वे भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी आरंभ की। मास्टर जी के प्रोत्साहन से स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में पैदा हो गया। तो टीचर ने कहीं ना कहीं उनके मन में वो आत्मविश्वास पैदा किया कि भाई होता ना, हम कोई काम करते हैं तो कुछ गलत होता है तो हमारे अध्यापक उनमें सुधार करते हैं। तो उसी तरह कविता लेखन में जो गलतियां हुई वो सुधार का काम सौंदर्य खेलकर जी ने किया था। तीसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे कहा जा सकता है सिंधु सभ्यता आडंबर विहीन सभ्यता थी? उदाहरण सहित अतीत के दबे पांव के आधार पर थे। आडंबर मतलब वहां पे दिखावा नहीं था, ये चीज आपको बतानी है। तो यहां पर हम उसे 3 आधारों पर बताएंगे। चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता को आडंबर विहीन सभ्यता कहा जा सकता है और इसके कई प्रमाण अतीत के दबे पांव पाठ में मिलते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं। पहला है साधन संपन्नता और सादगी। सारे साधन थे लेकिन उसके बावजूद भी उस सभ्यता में बहुत सादगी, इसलिए दिखावा, भाई सारे साधन होते हैं तो दिखावा होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, लेकिन उसके बावजूद उस सभ्यता में सादगी थी। देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता अत्यंत साधन संपन्न थी लेकिन इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। यानी कि अब देखिए वहां पर पानी था, पेड़ थे, लोग थे और अकलमंद लोग थे, सारी चीजें थी, लेकिन वहां पर बड़े बड़े निर्माण आपको कहीं देखने को नहीं मिले। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों की खुदाई में मिली वस्तुएं और निर्माण शैली इस बात का प्रमाण है। यहाँ के लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण करते थे, ना कि दिखावे के लिए। यानी कि उन्हें जो चीज जितनी जरूरत है उतना ही निर्माण होता था। उदाहरण, मोहनजोदाड़ो की जल निकासी व्यवस्था और अन्य भंडारण प्रणाली अत्यंत विकसित थी लेकिन इसमें कोई भव्यता नहीं थी। मतलब जितनी बड़ी आपको चीज चाहिए उतना ही आपको था, उसमें दिखावा नहीं था। नेक्स्ट है समाज पोषित सौंदर्य। सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, ना कि राज पोषित या धर्म पोषित। यानी कि यहाँ पर जो सभ्यता चल रही थी, लोग अपनी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चला रहे थे। वहां पर किसी का डर नहीं था, किसी राजा का, किसी धर्म का, ये डर नहीं था। यहाँ की कला और वास्तुकला में समाज की आवश्यकताओं और सुरुचि का ध्यान रखा गया था। उदाहरण, यहाँ मूर्तियां, मृद भांडे और मोहरे समाज की सुरुचि और कला बोध को दर्शाती हैं, ना किसी राजा या धर्म के प्रभाव। तीसरा है अनुशासन और समझ। सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने के बजाय समझ से अनुशासित थी। मैंने कहा ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वहां काम चलता था। यहाँ के नगर नियोजन और सामाजिक व्यवस्थाएं इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग समझदारी से अपने समाज का संचालन करते थे। उदाहरण, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में मिले अवशेषों में हथियारों की कमी ही यह दर्शाती है कि यहाँ का समाज सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं था। यानी कि किसी तरह की ताकत यहाँ पर राज नहीं करती, किसी का ताकत का डर दिखाकर यहाँ पर राज नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये था हमारा सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर नंबर 3 जिसे हमने आज सॉल्व किया और आपने यहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न देखे। तो याद रखिए सैंपल पेपर में आपको बहुत तरह के वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको काफी हेल्प करते हैं चीजों को समझने और जानने। ठीक है, तो इसी तरीके के प्रश्न अभी आपके पास में और 2 सैंपल पेपर लेकर आऊंगी। भाई आज तो 12 तारीख है, कल 13 तारीख को हमारा तीसरा और परसों यानी कि हमारा 14 तारीख को जो 5वां जो है वो सैंपल पेपर में आपको दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और फिर 15 को तो पेपर ही। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। याद रखिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना ही है। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे हम अपने सैंपल पेपर नंबर 4 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।